हाँ बच्चों, तो चलो हम लोग पिछले क्लास में बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे, कोलोइडल के बारे में पढ़ रहे थे ना, सरफेस केमिस्ट्री में। आज हम लोग उसको फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलोइड के अंदर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आइए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कोलोइड में किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है और क्या पढ़ना है। देखो एक्चुअली कोलोइड में मेन क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ कोलोइड जो है वो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा। उसका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, उसके एग्जांपल्स क्या होंगे। दिस इज ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, तो इसके लिए बहुत मतलब हैक्टिक नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज का जस्ट नाम थोड़ा थोड़ा जान लेना है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बट एक जगह आता है गिव, उसमें हार्डी-एस्क्वल जो रूल आता है जो कोगुलेशन फैक्टर और फ्लोकुलेशन को एक्सप्लेन करता है बेटा, वो थोड़ा हम लोगों को सीख लेना है। तो शॉर्ट में आप छोटी छोटी चीजें जस्ट टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में जान लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। उतना ही एनसीईआरटी, बस इसमें भी मैं कहूंगा आपसे एनसीईआरटी के एक लाइन पढ़िएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो चलो कोलोइड के बारे में बात करते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्व भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा कोलोइड जो है ये नाम आया कहां से, ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देखिए मेरे ये कपड़े भी मिक्सचर ही है, ये दीवार भी मिक्सचर है, ये पर्दे भी मिक्सचर है, ये देखिए वोल्टास का यहाँ पे एसी लगा, ये भी मिक्सचर है, फैन भी मिक्सचर है। बट किस तरह का मिक्सचर है ये एक सवाल है। एयर भी मिक्सचर है, आप जानते हो। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, या ये कह लें कि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो ग्रेविटी की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में सेटल डाउन नहीं होता है, पानी में नमक डालो सेटल डाउन नहीं होगा, लेकिन पानी में मिट्टी डालो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नीचे बैठेगा भी नहीं, हैंग करता रहेगा, और उसी के अंदर आ जाता है हमारा कोलोइड, ठीक है। लेकिन उसके साइज, पार्टिकल के साइज उस सॉल्यूट के पार्टिकल साइज से बड़े होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होता है और इट कंटेन्स टू पार्ट्स, इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ये ध्यान में रखना। एक कंपोनेंट, वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं यहां देख लो आप, इसके अंदर कोलोइड के अंदर। एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और एक को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। एक को डिस्पर्स फेज बोलते हैं, एक को डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। एक को बोलते हैं डीपी और दूसरे को बोलते हैं डीएम। समझ में आ गई बात? देखो यार, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सर डिस्पर्स फेज किसको कहेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। सपोज कीजिए आपके पास पानी है, वाटर है, उस वाटर में छोटा 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 स्टार्च डाल दीजिए। स्टार्च या आटे का ले लो, वो उसको डाल दो उसके ऊपर, उसको घुला दो, उसको मिक्स कर दो। तो जो उसकी सॉलिबिलिटी के चारों तरफ जो पानी उसके तरफ गैदर होगा, या उसके मॉलिक्यूल जो उसमें डिसॉल्व होंगे, वो ठीक कोलोइड फॉर्म में आएंगे। तो जो स्टार्च आपने डाला था वो उसके अंदर तैरेगा, जगह 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 मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। और जो वाटर है टोटल, वो अपनी जगह पे रहेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज का मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस, और इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है, सबको बता रहा है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस वर्क कर रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, यानी दिस इज कॉल्ड मोबाइल फेज। इसलिए इसका नाम हो गया मोबाइल फेज। इसको बोलते हैं मोबाइल फेज, और इसको बोलेंगे स्टैटिक फेज। ये स्टैटिक फेज होता है, ये मूव इधर उधर नहीं जाता है, राइट। यानी इट एक्ट्स एज, ये बिहेव करेगा एक्ट्स एज सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, राइट। और ये सॉल्यूट की तरह नहीं, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरह आपको बिहेव करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है इस मिक्सचर के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये याद रखना आपको। तो ये डिस्पर्स फेज हो गया, ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया, क्लियर हो गया।
अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, द फिजिकल स्टेट ऑफ dispersion medium decides the physical state of the physical state of dispersion medium decides the physical state of dispersed phase decides the physical state of colloid के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डिस्पर्सन मीडियम है, आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है और यहाँ पे कोलॉइड है। हर कोलॉइड में ये दो चीजें होंगी बेटा। अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है और ये सॉलिड है तो आपका कोलॉइड लिक्विड स्टेट का होगा, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, तो ये डिसाइड करेगा उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। अगर बाय द वे ये मान लीजिए कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है तो फिर ये सॉलिड ही होगा। अगर ये गैस है और ये लिक्विड है तो ये गैसियस ही होगा। तो याद रहे, द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम इज द फिजिकल स्टेट ऑफ कोलॉइडल सॉल्वेंट। सो राइट प्लीज। ठीक है, चलिए अब मैं मिटाता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा ध्यान दो अच्छे से। अब हम आगे ले चलते हैं आपको। अब मैं बताऊं कुछ कोलॉइड्स के ऑन द बेसिस ऑफ, कोलॉइड्स का दूसरा नाम सॉल भी होगा। कोलॉइड इज सॉल इफ इज कॉल्ड सॉल इफ इट्स डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। अगर लिक्विड है तो उसे सॉल बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम है, याद रखिएगा। चलिए, तो अगर मान लीजिए किसी कोलॉइड का डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ जरा देखिए, अगर वाटर है तो एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसॉल। दिस इज लिक्विड फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन। अगर किसी का डिस्पर्सन मीडियम कोलॉइड का अगर वाटर के अलावा एल्कोहल है, दिस इज अगेन लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एल्कोसोल। अगर किसी का डिस्पर्सन मीडियम, ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो, अगर ये बेंजीन हो तो उसे बेंजोसोल बोलेंगे। अगर किसी का डिस्पर्सन मीडियम मान लीजिए क्लियर है तो एरोसोल बोलेंगे, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, चलिए इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से याद रखना है इसको। अब चलिए, लिक्विड में सॉलिड कंपोनेंट जब मूव करता है तो उसे हम लोग एक तरह का क्या कहते हैं, वो किस तरह का कहलाएगा। लिक्विड में जब सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड होना चाहिए, तो लिक्विड के अंदर जब सॉलिड होगा तो उसे सॉल बोला जाता है बेटा। ब्लड भी हमारा एक तरह का सॉल ही है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो पहले तो फिजिकल स्टेट पे भी आता है बेटा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड on the basis of physical state of dispersion medium and dispersed phase, तो जरा गौर से देखना प्लीज। डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सन मीडियम है और यहाँ कोलॉइड विथ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप नोट कर लें। बहुत अच्छे से देखिएगा, गैस का कोई मिक्सचर नहीं होता, पहले इसको हम लोग कट करेंगे।
अगर आप ये भी गैस और तो ये भी गैस होगा और इसको हम लोग कट कर देंगे। ये कोलॉइड हमारा नहीं होता, पहले ये कैंसिल हो गया, दिस इज नॉट कोलॉइड। अब आप आ जाइए, अब आपके पास शुरू करते हैं हम लोग जरा सा। अगर सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो जेम स्टोन इज द कोलॉइड। जेम स्टोन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको सॉलिड सॉल्व कहते हैं, सॉलिड सॉल्व हो गया, सॉलिड सॉल्व हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है बेटा। उसके बाद दूसरा सॉलिड है, देखते चलो, और लिक्विड है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड हो गया, तो ये सॉल्व हो गया, ये पेंट कहलाता है, ठीक है, समझ में आगे बात। तीसरा आ जाइए, सॉलिड है और यहाँ पर गैस है, यहाँ पर सॉलिड सॉल्व बोला गया है, ओनली सॉल्व में लिक्विड होना जरूरी है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सॉलिड और गैस ले लेते हैं। सॉलिड और गैस अगर आप मिला देते हो उसे एरोसोल बोला जाता है, एरोसोल, है ना, गैस के एरोसोल हो गया। चौथे में आ जाओ, अगर ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है तो इसी को इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। और इमल्सन का जो एग्जाम्पल है वो मिल्क और मिल्क हो जाता है, याद रखना, दिस इज मिल्क, क्लियर है। और फिफ्थ में हम लोग आ जाते हैं, अगर ये हमारा सॉलिड हो और ये लिक्विड हो, समझ में आगे बात, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जेल। सॉलिड है और ये लिक्विड है तो ये सिंपली सॉल्व कहलाएगा, ये याद रखना, सिंपली सॉल्व कहलाएगा। सॉलिड और लिक्विड है तो सॉल्व कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आ ही गया था, सॉरी यहाँ दोबारा आ रहा है। तो सॉलिड और गैस, लिक्विड और लिक्विड, ठीक है। और अब हम आ गए यहाँ पे गैस और, अगर हम लिक्विड लिख लेते हैं तो क्या होगा, गैस और लिक्विड। यहाँ पे गैस और लिक्विड में अगर आता है तो वो हमारा फोम हो जाता है, फोम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फोम। तो नोट कर लो, इतना याद कर लेना, बाकी एनसीईआरटी से देख लेना तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of dispersion medium and dispersed phase, on the basis of nature of, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक को लायोफिलिक और दूसरे को लायोफोबिक बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट, और दूसरा लायोफोबिक सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट और दूसरा लायोफोबिक सॉल्ट, याद रखना, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब हम आगे बता रहे हैं, इसमें क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, यानी दे लाइक टुगेदर। इसमें क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज डू नॉट लाइक टू ईच अदर, डू नॉट लाइक टू ईच अदर, यानी इनका नेचर अलग अलग होगा, इसलिए इसमें ये नॉर्मली मिक्सअप नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। डू नॉट लाइक ईच अदर, इनका नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा दूँ, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताना चाह रहा हूँ, तो लिख लीजिए क्वेश्चन वाइज। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक पे क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन, which one of the following is correct for लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट के लिए कौन सी बात सही है। Dispersion medium is liquid. B, stable mixture, क्या ये स्टेबल मिक्सचर होता है। सी में क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, हाईली हाइड्रेटेड होता है, हाईली हाइड्रेटेड होता है, और डी मोर देन वन, ये ऑप्शन सही है, यस सर। इसके बारे में डिटेल अगर आपको पढ़ना है NCERT बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, ध्यान से देखोगे, लायोफोबिक सॉल्ट, उसके लिए ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लायोफोबिक सॉल्ट के लिए क्या बात है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है,
इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बता नहीं रहा हूँ, याद रखिएगा। बस खाली लिख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन पता कर लीजिए ताकि आपको पता चले। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आ जाता है कि ये ट्रीटेड बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल यानी केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, स्पेशल मेथड से बनता है ये बेटा। जैसे आपने पानी में अगर स्टार्च को या गम को डिजोल्व करते हो तो बूंद बन जाता है, खूब अच्छा गम तैयार हो जाता है जिसको पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे कि बेंजीन के अंदर लोहे को घुला दे, H2S को घुला दे, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, तो दैट इज फॉर लायोफोबिक। तो जहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स के फेज के बीच नेचर डिफरेंट हो, वहाँ स्पेशल मेथड से कोलोइड बनाया जाता है और उसी को कहा जाता है लायोफोबिक सॉइल। तो उसकी ये प्रॉपर्टीज हो गई कि प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। दूसरा लिख लेते हैं नॉट मच हाइड्रेटेड, नॉट मच हाइड्रेटेड। और इसके एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है बेटा, एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, नॉट मच हाइड्रेटेड, और ये लिखेगा कि लेस स्टेबल है, ऑल द अबव, आंसर इज ऑल द अबव। अब एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल से क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा लायोफिलिक लायोफोबिक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिएगा। Which one of the following is lyophilic salt? A, B, C, D। ए में लिख लेते हैं प्रोटीन, बी में लिख लेते हैं जिलेटिन, और सी में लिख लेते हैं पॉलीमर, और डी में लिख लेते हैं ऑल द अबव, पॉलीमर इन वाटर जो सॉल्युबल हो, जैसे स्टार्च एक पॉलीमर है वो डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज लायोफोबिक सॉल्ट, लायोफोबिक सॉल्ट बेटा ए, बी, सी एंड डी। सी एवरीबॉडी प्लीज, AgI, Fe, OH whole thrice, S2, S3, all, answer is all। नोट कर लो बेटा, दो सारा बता दो। चलिए आइए, अब आइए बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड ऑन द टाइप ऑफ, एनसीईआरटी चल रहा है बिल्कुल, टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इसके बेसिस पर। यहाँ जानो, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता हूँ मैं तुम लोगों को, गौर से समझो। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन कौन सा है? करेक्ट रिलेशन डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आता है। ए, मल्टी मोलेक्यूलर कोलोइड के साथ क्या सही मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है। मल्टी मोलेक्यूलर कोलोइड, तो यहाँ लिखा है गोल्ड सॉल्ट या सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट या सल्फर सॉल्ट ले लो, सल्फर सॉल्ट, ठीक है। मल्टी मोलेकुलर हो गया। बी में मैंने ऑप्शन है, पता करना आपको। उसके बाद मल्टी के बाद आ जाता है बेटा मैक्रो मोलेकुलर, मैक्रो मोलेकुलर सॉल्ट या कोलोइड। क्या होगा ये आंसर देना है। मैक्रो मोलेकुलर में आता है स्टार्च, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नाइलॉन, पॉलीथीन, याद रखिएगा। सी में आ जाइए, ये आपको याद करना है डियर। सी में आ जाता है एसोसिएटेड कोलोइड,
समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड मिसेलिस, इसी को बोलते हैं सूप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन। और डी में ऑप्शन होगा ऑल द एबव, ऑल द एबव। ठीक है, देखो ये मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब एक एक एटम का बना हुआ है, मैक्रो मॉलिक्यूलर यानी पॉलीमर का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया इसके अंदर, और एसोसिएटेड मिसेलिस जो सूप एंड डिटर्जेंट को जो छाग बनता है वो, सो दे ऑल आर नोन एज करेक्ट रिलेशन। सब के सब सही है बेटा, याद रखना एग्जाम में आता ही है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम आपसे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड की, तो आइए हम प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड की बात करते हैं आपसे। प्रोसेस नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, तरीका याद रखना है, खत्म बात हो गया। ठीक है ना, ये एग्जाम में आता है, छोटे छोटे सवाल पूछ दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करूँगा आपसे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। नो प्रॉब्लम सर। इसके बनाने के तरीके तीन हैं, PCB, तीन तरीके हैं। PCB तीन तरीके हैं। PCB याद रखिएगा। P का मतलब होता है बेटा पेप्टाइजेशन, ठीक है, और C का मतलब केमिकल मेथड, राइट, और B का मतलब होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। ये हो गया प्रिपरेशन। अब हम आपसे बात करें, छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं कि Fe, लिखता हूं क्वेश्चन, FeOH3 PPT reacts with FeCl3 and it will form FeOH thrice Fe+3 colloid. FeOH thrice PPT reacts with FeCl3 and it will form FeOH thrice Fe+3 colloid. ध्यान से समझोगे बेटा, colloid, then this process of preparation is called A. Braddix arc method, दूसरा केमिकल मेथड, और C पेप्टाइजेशन। तो बता दो पेप्टाइजेशन, और D में नन। तो आंसर होगा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब कि किसी बने हुए प्रेसिपिटेट में, ये कोलाइडल सॉल्ट है, यहाँ पे पीपीटी बन जाएगा, और इसमें जब हम कोई चीज इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो जो कॉमन आयन होगा, ये प्रेसिपिटेट में देखो Fe है, OH होल थ्राइस है, यहाँ पे +3 चार्ज है बेटा, और यहाँ पे FeCl3 हमने इसमें डाला, तो यहाँ पर भी +3 चार्ज है। तो जो कॉमन आयन होता है वो इसको चारों तरफ से घेर लेता है, ऐसे चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। तो Fe+3 इसके चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, और उसी को वो कोलॉइडल के साइज का हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कोलॉइडल रेंज। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आया समझ में? अरे यार 5 का सिक्का देखा है, तो 10 के सिक्के को तोड़ोगे तो दो उतनी साइज का 5 का जब होगा साइज, 5 का सिक्का जब दो लोगे तो बोलोगे इसके इक्विवेलेंट है। तो 5 के सिक्के का जो साइज फिक्स है और 10 का सिक्के का साइज फिक्स है, उससे हम आराम से उसको पहचान सकते हैं, उसके पॉइंट्स को। ठीक है, उसी तरीके से कोलॉइडल का साइज फिक्स है। देखो यार, मिक्सचर 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है रफली। एक होता है होमोजेनियस, और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में आ जाता है ट्रू सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसका लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड हो, और हेटेरोजेनियस में 2 आ जाता है, एक कोलॉइड आता है और एक सस्पेंशन आता है। तो कोलॉइड में क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज होता है, ये देखो अगर ये इतना बड़ा साइज है सॉल्यूशन के सॉलिड का,
तो कोलॉइड का थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन का उससे भी बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर हो जाता है उनके साइज का। समझ में आ गई बात? तो ये साइज जिस जिस मॉलिक्यूल का होगा वो कोलॉइडल रेंज के अंदर आएगा। इसलिए जो ये साइज आप देख रहे हो घिरने के बाद वो एक्चुअली कोलॉइडल रेंज के साइज में आता है। ठीक है, नोट कर लो, उतार लो। अब हम आगे बढ़े, मैं आगे चलता हूं, अब मैं आपको आगे समझाता हूं। केमिकल मेथड से जो कोलॉइड बनाते हैं वो कौन कौन से कोलॉइड प्रिपेयर होते हैं वो देख लीजिए आप। Which one of the following represents the colloid prepared by chemical method? देखो मैं कुछ इस तरह से सवाल दे रहा हूँ A B C D ताकि तुम अच्छे से समझ सको। पहला सवाल है डबल डिकम्पोजिशन मेथड से बनाते हैं, वो है हमारा AS2 और S3। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन मेथड से वो आता है हमारा सल्फर सॉल्ट का फॉर्मेशन। एक सब एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं मैं। और एक आता है हाइड्रोलिसिस मेथड से। तीन मेथड हो गए, केमिकल तीनों केमिकल है। इससे बनाया जाता है FeOH सॉल्ट। ठीक है बेटा। और डी में ऑल द एबव। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको पूरा पढ़ो। इसको आंसर करने के बाद एनसीईआरटी का लाइन जिसमें ये मेथड लिखा हुआ है प्रिपरेशन वाला जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। बढ़िया से आप लोग तैयार करके जाना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बहुत ही रिलेटेड टर्म में पढ़ा रहा हूँ इस चीज को ताकि आपके कम वक्त में अच्छा से गेन कर सके आप। बात समझ में आ गई? ब्रेडिक्स आर्क मेथड किसके लिए स्पेशली अप्लाइड है मैं यही बता देता हूँ। ब्रेडिक्स आर्क मेथड से किस तरह का कोलॉइड बनाते हैं मैं बता दूं। वोलेटाइल AU लेस रिएक्टिव AU AG और प्लेटिनम, इस तरह का कोलॉइड हम लोग बना लेते हैं AG AU PT, याद रखना। तो इस तरीके से आपने देख लिया साफ साफ कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड से AU AG PT टाइप का कोलॉइड बनाती इस मेटल से। और बाकी ये डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ये टूट करके ये कोलॉइड बनाता है। ऑक्सीडेशन मेथड से सल्फर कोलॉइड बनता है और हाइड्रोलिसिस मेथड से फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? FeCl3 का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। तो जो जो चीजें लिखी है एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप सिर्फ एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करो, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने एरिया बताया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो नोट कर लो इसको। चलो अब हम आगे बात करते हैं। ये था प्रिपरेशन। जब प्रिपेयर हो जाती है कोई चीज तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। आ जाओ। चलिए साहब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है, कोलॉइड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट, कोलॉइड। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना। तो ए में आ जा, ऑप्शन ए देख लेते हैं, बी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं, राइट। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में आपको क्या करना है, कुछ नहीं सर, आपको ये करना है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में भाई साहब के मेथड याद होना चाहिए। तो डायलिसिस,
डायलिसिस वाला काम करते हैं। डायरेक्ट सवाल आता है डायलिसिस कैसे होता है, क्या होता है, ये सब नहीं पूछते मेरे भाई, डायरेक्ट ये सब सवाल आएगा। एक आएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस याद रहेगा, और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, डी में ऑल, तो आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो भाई, तो ये 3 मेथड है जिससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड वी फॉलो कौन सा मेथड, ए ब्रेडिक्स आर्क मेथड, या पेप्टाइजेशन, या ब्रेडिक्स आर्क मेथड, पेप्टाइजेशन, या डायलिसिस, और डी, ध्यान से देखोगे, केमिकल मेथड, ठीक है, आंसर हो जाएगा डायलिसिस, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड के बारे में पढ़ लें। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहली बात इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जानना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो समझ लो, मान लो ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स है, इसमें इतने सारे पार्टिकल हैं, जब इसको कोलोइडल रेंज में बांधोगे, इतना बड़ा करोगे, कोलोइडल पार्टिकल हो गया, डिस्पर्स फेज पार्टिकल हो गया, तो ये सारे पार्टिकल यहाँ पे एग्रीगेट होकर के ऐसे बन गए। मान लो ये 3 पार्टिकल दिख रहे हैं तुमको, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होती है, बताओ। तो यहाँ पे ज्यादा है, तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी ये है कोलोइड का पार्टिकल और ये है सॉल्यूशन का पार्टिकल, तो किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उसकी होगी, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड इज लेस देन सॉल्यूशन होती है। क्लियर हो गया, ये नोट कर लेना अपने कॉपी में। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये ब्राउनियन मोशन शो करता है, ठीक है, क्या शो करता है। दूसरा इट शोज टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, टिंडल इफेक्ट डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तीसरा शो करता है इट शोज ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन, इसलिए इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो इट शोज ब्राउनियन मोशन, दैट्स व्हाई देयर पार्टिकल कांट सेटल। और फोर्थ में होता क्या है बेटा, ब्राउनियन मोशन के बाद कलर शो करता है, तो इट शोज वेरियस कलर, इनसाइड जरूर पढ़ लेना, वेरियस कलर शो करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में देखने पे अलग अलग कलर शो करते हैं। और फिफ्थ में हम लोग इट इज अ चार्ज बॉडी, एक तरह का ये चार्ज बॉडी होता है। तो चार्ज कैसे हम निकालते हैं, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, तो इट शोज इट इज ऑफ डिफरेंट चार्ज, तो चार्ज ऑन कोलोइड कैसे डिसाइड होता है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो नाउ डिस्कस होने जा रहा है चार्ज ऑन कोलोइड,
यही इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं चार्ज ऑन कोलोइड कैसे निकालते हैं। आइए मैं आपको समझा दूं, नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं ना। चलो, चार्ज ऑन कोलोइड, चार्ज ऑन कोलोइड, चलो डन करिए। तो चार्ज ऑन कोलोइड में हम बात कर ले आपसे। चार्ज ऑन कोलोइड, कोलोइड इज ऑलवेज चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल। ओके सर, अब कुछ चीजें याद करने के लिए याद रखिए। द चार्ज ऑन कोलोइड क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, ये भी कह सकते हो डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज के भी जो फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है ना, ये भी कह सकते हो। अब आ जाओ, याद रखना जितना भी मेटल सॉल होगा, गोल्ड सॉल, प्लेटिनम सॉल, मेटल सॉल, बेटा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, फ्लक्स। तो ये याद रखना है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव से घिरा होगा। उसके बाद आ जाओ ब्लड, ब्लड सॉल, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और लास्ट में हम लोग लिख लेंगे स्मोक, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये याद कर लेना, नोट कर लो, नोट कर लो इसको अच्छे से। ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्ट, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्ट, ये होगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको समझा दूं, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्ट, बेटा origin of charge on colloidal salt. It's a very interesting. The charge on colloid actually decided by preferential theory, प्रेफरेंशियल थ्योरी से पता चलता है। सी प्लीज, एवरीबॉडी वांट टू सी। अब सुनिए कैसे होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। When two ions present in dispersion medium, the ions comes to the colloidal particle which are common in DM and also forms electron double layer. When two ions present, a cation and a cation, two ions present in dispersion medium, then common ion get surround the, then common ion gets surround the precipitated ion, ठीक है, और precipitated पार्ट। अब देखो कैसे बेटा, फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं कुछ एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट याद रखना अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। एडिशन ऑफ यानी लेस अमाउंट में होगा पोटेशियम आयोडाइड टू AgNO3 सॉल्यूशन। ध्यान से सुनोगे आप, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास पहले से AgNO3 का सॉल्यूशन है, इसमें AgNO3 है, AgNO3 माइनस और प्लस, ठीक है, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो गया। इसमें थोड़ा सा ऐड किया कि पोटेशियम आयोडाइड, जरा गौर से देखोगे तो पहले ये इससे रिएक्शन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट इसका नहीं बनेगा, इसका बनेगा, तो Ag क्या करेगा, रिएक्ट करके I से AgI वाला PPT बन जाएगा, जो लेस रिएक्टिव होता है उसका PPT बन जाता है। तो यहाँ पे PPT AgI का बन गया,
बात समझ आ रही है। और फिर ये AgI क्या करेगा, यही AgI में जब दोबारा फिर पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा सा डालेंगे हम इसी के अंदर, तो वो इसको देखो कॉमन आयन क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो कॉमन आयन K प्लस और Ag प्लस नहीं है, I माइनस है। तो इस AgI जो प्रेसिपिटेट है बेटा, इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा I माइनस, ये I माइनस घेर लेगा। देखो दो लेयर तैयार हो गया, यानी दो लेयर के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल एग्जाम में पूछ देता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है ये। तो ये वाला प्रेसिपिटेट, तो जो इस पे नेट चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यही है हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब AgNO3 के साथ Ki मिलाया जाता है तो कौन सा हमारा कोलोइड बनेगा। तो पहले ये पीपीटी बनाएगा, फिर ये Ki जो एक्सेस लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है बाहर से डाला गया है, ये उसको सराउंड कर लेगा। सिमिलर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ दिया जाएगा। देखो हमेशा कॉमन आयन, ये जो कॉमन आयन है I माइनस और यहाँ पे I माइनस, वही सराउंड करेगा, K प्लस बाहर आ जाएगा और NO3 से जुड़ जाएगा वो, तो वो KNO3 वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा सवाल दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ AgNO3 और हमारे पास अब Ki है, उल्टा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ AgNO3 टू द Ki। अब Ki में ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है अब Ki ज्यादा है, डिस्पर्सन मीडियम हमारा Ki हो गया, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो गया। और अब इसमें हमने ऐड किया बेटा AgNO3 माइनस और प्लस, तो यहाँ प्रेसिपिटेट बना। फिर प्रेसिपिटेट तो यही बनेगा ना, AgI ही बनेगा, AgI ही बनेगा प्रेसिपिटेट, बट इसके अंदर अब हम जो मिला रहे हैं वो अब बाहर से AgNO3 डालेंगे, तो ये माइनस और प्लस, देखो ये लेस अमाउंट में ये ऐड किया, तो ये अब Ag प्लस और प्लस कॉमन आयन हो गया, सराउंड कर लेगा, तो AgI के चारों तरफ Ag प्लस आ जाएगा, यानी कैटायनिक कोलोइड बनाएगा भाई साहब, कैटायनिक कोलोइड। सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइड, चार्ज कोलोइड, राइट। नोट करो, उतार लो, अच्छे से नोट करो। तो ये मुझे समझाना था आपको, ये एग्जाम में आता है। अभी और दे रहा हूं एग्जाम्पल, नेक्स्ट पूछ सकता है एग्जाम में, थर्ड कि एडिशन ऑफ FeCl3 टू हॉट वाटर क्या बनेगा ये। तो देखो यार वेरी सिंपल, जब हम गर्म पानी में हॉट वाटर में, ये हॉट है, ये DM है हमारा, इसमें क्या डाल दिया FeCl3, तो जानते हो क्या बनेगा, FeOH होल थ्राइस बना देगा, ये PPT बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर फिर अगर हम FeCl3 डालते हैं तो इसके ऊपर +3 चार्ज है, इस पे भी +3 कॉमन आयन आ गया, तो जो कोलोइड बनेगा वो कैटायनिक बनेगा। ये इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है, और ये Fe+3 बन के तैयार हो गया डबल लेयर, दिस इज द कोलोइड। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोलोइड बन गया, उसका नाम ये है कोलोइड का, ठीक है, नोट कर लो, बता लो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अब एक चीज और है, दूसरा एडिशन ऑफ FeCl3 टू NaOH, ये DM है, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से NaOH है, ये NaOH का एज ए डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट आपने FeCl3 ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा यार, देखो आप बन जाएगा FeOH होल थ्राइस, और फिर इसके अंदर FeCl3 अगर हम डाल देते हैं तो ये FeOH होल थ्राइस हो गया, और इसको सराउंड कर लेगा हमारा Fe+3, तो ये भी हमारा कैटायनिक कोलोइड बन जाएगा, नोट कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।
लेकिन यहाँ पे OH होता है, सॉरी थोड़ा सा एक चीज कर ले, FeOH प्रेसिपिटेट बन गया। अगर हम इसमें NaOH मान लो थोड़ा सा मिला दें, NaOH, तब क्या होगा? वो तो सही था हमारे FeCl3 वाला, तो OH माइनस कॉमन आयन है, तो यहाँ पे ये OH माइनस बेसिक ये एनायनिक कैटायन बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड हार्डी-स्क्विज रूल। तो आइए हार्डी-स्क्विज रूल क्या है वो देख लेते हैं, तो नोट करो। चलो बच्चों, तो हार्डी-स्क्विज रूल ने क्या बताया? हार्डी-स्क्विज रूल, ये ध्यान दें आप, या ध्यान दें आप, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हार्डी-स्क्विज रूल क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हायर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन आयन में कोई भी आ सकता है, कैटायन एनायन, हायर विल बी द कोगुलेशन, ठीक है, ये याद रखना है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे कट जाता है, स्किन वगैरह ब्लीडिंग हो जाती है, तो जो मेडिसिन यूज करते हैं वो देखना या तो इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है या फिर सुपरफिशियल यानी सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग पाउडर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में स्प्रे करते हैं या डालते हैं, जिससे कोगुलेशन थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। ऐसा क्या होता है? तो उसके अंदर हायर वैलेंसीज वाले कैटायन और एनायन होते हैं जो उस कोगुलेशन को, चूंकि कोलोइड है, ब्लड हमारा कोलोइड है, तो निकलता है, उसको वो कोगुलेट कर देगा, वहीं जमा देगा, तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये डेली लाइफ में एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किसमें कोगुलेशन सबसे ज्यादा और कम होगा, ये आपको बता देना है बेटा, बाकी खत्म। तो आइए मैं आपको समझा दूं कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस में कैटायन आता है, एनायन आता है। कैटायन में और एनायन में क्या होगा वो देखिए आप। कैटायन और एनायन में, प्लीज सी एवरीबॉडी, कैटायन और एनायन में ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, तब मजा आने वाला है। तो बेटा देखो यहाँ पर एनायन के केस में आ जाएगा, जैसे हायर चार्ज की बात कर लें तो Fe कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Cn होल 6 माइनस ले लो, PO4 3 माइनस ले लो। देखो चार्ज घटता जा रहा है तो कोगुलेशन पावर भी घटता जाएगा, और Cl माइनस ले लो, इस पे एक चार्ज 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो सबसे ज्यादा इसकी कोगुलेटिंग पावर है। उस तरह से कैटायन के केस में ले सकते हो Al3+, ठीक है, Ba+2, ठीक है, और लास्ट में ले सकते हो Na+, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट सरफेस केमिस्ट्री, दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, जो आपको याद रखना है, ठीक है, थैंक यू। एक चीज और, आप इसमें इमल्शन आ जाता है, वाटर ऑब्लिक, जैसे पानी में ऑयल मिला देना, ऑयल में पानी मिला देना, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, इमल्शन कहलाता है। ये भी हमारा एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा घर पे जाकर के। इमल्शन से में डिटेल क्वेश्चन इसको पूछ दिया जाता है, तो एक स्पेशल कैटेगरी हो गई, आप घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक से आप कांटेक्ट कर लेना, इतना इंफॉर्मेशन दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इस पे एक बहुत अच्छा हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, वो बोर्ड पे देखिए।
इसमें सबसे ज्यादा इसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी, उसके बाद इसकी होगी ना। ये पावर कैसे दिखाया जाता है, नोट कर लो। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप भी समझो, चीज़ों को अच्छे से जानो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो समझा दो पहले। क्वेश्चन इसकी ये भी है, क्वेश्चन है कि हमारे पास कोलॉइड है, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 मोल कोगुलेटिंग आयन, ये फिक्स है, 1 मोल कोआगुलेटिंग आयन, और यहाँ पे है कोगुलेशन, किसका किसका हुआ, प्रिसिपिटेटेड पार्ट यू कैन से, ऐसे है। चलो, अगर 1 मोल AgI ऑब्लिक ऐसे करके और Ag प्लस ले लें, ठीक है, 1I माइनस है, तो क्या करेगा ये, ध्यान से देखो, ये कोलॉइड है, I माइनस इसके अंदर डाल दिया 1 मोल, तो जब 1 मोल डालोगे तो I माइनस इससे जुड़ जाएगा और 2 मोल AgI बना देगा, 2 मोल AgI तुम्हारा बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नंबर ऑफ देखो तो आयंस बढ़ गए ना, देखो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। अब अगर हम ये 2 मोल ले लें, ये 2 मोल AgI और यहाँ पे देखो Ag प्लस ले लिए, 2 प्लस आ गए, तो जाहिर सी बात है 1 मोल सल्फेट आयन अगर लिया हुआ है तो ये 2 माइनस को काउंटर बैलेंस कर देगा, तो ये 2 AgI, ध्यान से समझोगे, एक AgI यहाँ और ये 2 मोल लिया है, तो 2 AgI प्लस Ag2S बना देगा, 1 मोल Ag2SO4 बना देगा, ठीक है, सल्फेट बन जाएगा। अब आना यहाँ पे 3 मोल AgI लेगा और ये Ag प्लस है जी, और इसमें 1 मोल फॉस्फेट डाल देता हूँ, ये देखो, ये कैटायन है तो एनायन से प्रेसिपिटेट होगा, अगर ये एनायन होगा तो कैटायन से प्रेसिपिटेट होगा, सिंपल फंडा है, इसी पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये 3 माइनस है, 3 Ag प्लस के साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा Ag3PO4 कुल 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 AgI, क्लियर है, तो ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया, गौर से देखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, क्या हाल है, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन आपको बता दें, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, कि इसका देखो तो 1 मोल 2 मोल 3 मोल, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल से प्रेसिपिटेट हो रहा है, समझ गए, जितनी वैलेंसी है उतना ही Ag प्लस प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो 1:2:3 मोल्स इसके अपीयर होंगे, ठीक है। अब इस पे एक सवाल देखो क्या है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि if colloid is AgI oblique I minus, ये है बेटा, mixed with, ध्यान से सुनोगे, mixed with 1 mole of Ag plus oblique Pb plus 2 oblique Fe plus 3 oblique SiOSi plus 4, then molar ratio of flocculation of AgI oblique I minus will be क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। कितना अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना तुम लोग। क्या क्या मिलाएंगे इसमें, ये हमारे पास है, इसके साथ 1 मोल Ag, 1 मोल Pb प्लस 2 Fe प्लस 3 और Si प्लस 4 मिलाएंगे। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, तो जब एक चार्ज था तो 1 मोल, 2 चार्ज था तो 2 मोल, 3 चार्ज था तो 3 मोल, तो चार्ज वाले पे 4 मोल हो जाएगा। तो आंसर तो तुम्हारे आपके सामने है ना। तो इसका ध्यान से देखोगे, इसका 1 मोल कब डिपॉजिट होगा, व्हेन एक चार्ज वाला आएगा इसका पास, Ag प्लस इज एडेड, और फिर 2 मोल कब डिपॉजिट होगा इसका 2 मोल कब यूज होगा, 2 प्लस वाला आएगा, व्हेन Pb प्लस 2 इज एडेड, यानी कि 1 मोल
Pb2 इसका 2 मोल डिपॉजिट होगा, ठीक है, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, 1 मोल सबका लेना है, ठीक है, बट डिपॉजिट होगा 2 मोल, प्रेसिपिटेट होगा। अब जाओ, अगर आप थर्ड आयन वाला इसके साथ मिलता है हमारे इसके साथ, तो 3 मोल इसका यूज होगा, तो 3 मोल व्हेन 1 मोल Fe plus 3 is you added, और 4 मोल उस वक्त कोगुलेट करेगा व्हेन, किसका 4 मोल सर, ये 4 मोल किसका, तो इसका देख तो दे तो रहा है यहाँ पे AgI- व्हेन 1 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्रा, ये 4 वैलेंसी वाला यूज होगा, तो इसका रेशियो कोगुलेटिंग रेशियो 1:2:3:4 हो जाएगा, समझ में आ गया, 1:2:3:4 हो जाएगा, राइट, नोट करो, ठीक है, समझ में आया। चलो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री फिनिश कर लिया। अब मैं आपको समझा दूं, मेरा नेक्स्ट क्लास होगा जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, 11th क्लास का टॉप मोस्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से सवाल 101% आना है बेटा, और उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, राइट, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम इज द वन ऑफ द बेस्ट। चलिए डू इट, तो अगले क्लास में, थैंक यू वेरी मच।